नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में अब चंद दिन बाकी हैं। कहे तो 4 दिन बाकी हैं और उस उद्घाटन से पहले बीजेपी की पूरी ताकत देश में ऐसा माहौल बनाने की है कि पूरा देश राममय हो जाए। लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर बनवाया और लोगों को लगे कि विपक्षी पार्टियां इस मंदिर निर्माण के खिलाफ है या रामलला के खिलाफ है या विपक्षी पार्टियां रामलला के दर्शन तक करने को अयोध्या आने को तैयार नहीं है। सारे चैनल, सारे मीडिया के तंत्र इस काम में जुटे हैं कि विपक्ष को उस खांचे में फिट करें कि विपक्ष रामलला के खिलाफ है या मंदिर के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी कैसे देश के राम भक्तों को या हिंदू धर्म को, हिंदू आबादी के लिए इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, कितना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इस बीच ये भी हुआ कि शंकराचार्यों की तरफ से एतराज जताया गया कि अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। एतराज जताया गया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि विधान के साथ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, दिल्ली से कुछ वरिष्ठ नेताओं के जत्थे जिसमें अविनाश पांडे, सुप्रिया सुले, दीपेंद्र हुड्डा, यूपी प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता, ये सब कल अयोध्या पहुंचे, सरयू में स्नान किया, जो तस्वीरें आपने शुरू में देखी, और उसके बाद रामलला के दर्शन किए और उसके बाद वापस लौटे। तो कांग्रेस के नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सरयू स्नान या रामलला के दर्शन की क्या सूझी? कांग्रेस के नेता, अगर बीजेपी उन्हें इस खांचे में फिट करना चाह रही है कि राम मंदिर और रामलला के खिलाफ है, राम मंदिर के खासतौर से खिलाफ है, तो उसकी काट कांग्रेस के नेताओं के पास क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। इस बीच ये भी हुआ, अखिलेश यादव की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई, क्योंकि अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया था। उस विज्ञप्ति में अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद परिवार सहित दर्शनार्थी बनकर अवश्य आए। तो फिर लोगों ने कहा कि कांग्रेस भी चाहती तो कुछ इस तरह का बयान देती, बजाय इसके कि कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल इवेंट कहा। और अगर पॉलिटिकल इवेंट कहा तो फिर कल रामलला के दर्शन करने कांग्रेस नेता क्यों गए? ऐसे बहुत सारे सवाल बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है और इस बीच राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा 2 दिन की पूरी हुई, नागालैंड में उनकी एंट्री हुई, पूर्वोत्तर से होते हुए राहुल गांधी मुंबई में इस यात्रा को खत्म करेंगे। लंबी यात्रा, वहां की तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है, जिसमें मणिपुर में शरणार्थियों से या मणिपुर में जो पीड़ित हैं उनसे राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर। तो मणिपुर यात्रा, रामलला का दर्शन, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू स्नान, और इन सब के बीच वो तमाम सवाल जो 2024 में अप्रैल महीने में, अब से 3 महीने बाद होने वाले चुनाव से संबंधित है। और इस बीच मायावती का एक अहम फैसला। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, सुप्रिया सुले, जिन्हें आप सब, हमारे दर्शक, सारे लोग जानते हैं। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता है, खुलकर बोलती है, बेबाक बोलती हैं। और सुप्रिया सुले भी कल रामलला के दर्शन करने वाले जो कांग्रेस नेता हैं उनमें, उस टीम में थी, उस प्रतिनिधि मंडल कहें या नेताओं के जत्थे कहें, उसका हिस्सा थी। सुप्रिया सुले की तस्वीरें भी हमने देखी, जो रामलला के दर्शन करने के बाद या सरयू स्नान करने के बाद जो नेताओं ने तस्वीरें, कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें आई, उन तस्वीरों का हिस्सा थी। तो मैंने सोचा सुप्रिया सुले को आमंत्रित किया जाए और समझा जाए कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले, 5 दिन पहले या 6 दिन पहले, कांग्रेस नेताओं को क्यों लगा कि सरयू में डुबकी भी लगाई जाए और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के दर्शन भी किया जाए। पहला सवाल तो ये सुप्रिया, उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। और क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित महासचिव जी ने कहा कि वो अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे और जो आना चाहे वो आ सकता है, तो मैं बिल्कुल स्वेच्छा गई और वहां पर मैंने दर्शन किए। लेकिन मैं आपकी और व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पूर्वांचल से आती हूँ और कभी कभी जब लखनऊ से महाराजगंज जाती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि हनुमानगढ़ी पर रुक के दर्शन करके आगे जाती हूँ। और इसमें मुझे ना किसी के निमंत्रण की जरूरत है, ना मुझे किसी कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है जो मुझे मेरे इष्ट से दर्शन करने की अनुमति देगा या मिलाएगा। कल संक्रांत का दिन था, बड़ा शुभ पर्व होता है, सूर्य देवता अपनी दिशा बदलते हैं, अन्न और खेती खलिहान का फेस्टिवल है, पूरे देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो कल एक शुभ दिन था, तो हुआ कि दर्शन किया जाए और हम लोग गए
जो पुरुष थे उन लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई और उसके बाद हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के और रामलला के दर्शन किए और उसके बाद हम वापस आ गए। अब जो दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी दो चीजों को मिलाकर बोल रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो बीजेपी बोलती है उसका ज्यादा बड़का भूपू बनकर बोलता है। 22 तारीख को एक विशुद्ध पॉलिटिकल कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े स्तंभ, चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। उस विशुद्ध पॉलिटिकल कार्यक्रम का निमंत्रण 3 लोगों को कांग्रेस में आया था। उन्होंने कहा हम इस पॉलिटिकल कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई, कोई आगे कोई पीछे, कोई जब जाना चाहे जा सकता है। तो ये एक 22 तारीख के निमंत्रण को था कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन सब बिल्कुल स्वतंत्रता है। मैं तो एआईसीसी की स्पोक्सपर्सन भी हूं, सोशल मीडिया की हेड भी हूं, सबको स्वतंत्रता है। जब जो जहां इतने इष्ट से मिलने जाना चाहे, हम पहले भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते रहे, आगे भी जाते रहेंगे। ना बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए या ना ये नए नए जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बने हैं उनका निमंत्रण चाहिए। ईश्वर के दर्शन करने के लिए कोई निमंत्रण मिलता है क्या? किसी की लड़की लड़के की गौना ब्याह शादी हो रही है जो हम निमंत्रण लेके जाएंगे? ना किसी का निमंत्रण चाहिए और ना किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सीधी बात यह है। लेकिन एक सवाल है सुप्रिया कि ये सही कह रही हैं कि किसी का निमंत्रण क्यों चाहिए? यही आप और कांग्रेस के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तय की हुई तारीख या ट्रस्ट की तय की हुई तारीख या वीएचपी या आरएसएस की तय की हुई तारीख पर ही हम क्यों जाएं? जब जाना होगा जाएंगे, जैसे कांग्रेस के नेता कल गए और दर्शन करके आए। हम आगे कुछ सवालों से पहले, कुछ ऐसा भी हुआ, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें जब रामलला के दर्शन करने गए, पहुंचे, तो कुछ झड़प हुई, कुछ छीना झपटी हुई, कांग्रेस के झंडे को लेकर जय श्री राम के नारे लगे, कुछ ऐसा हंगामा भी हुआ क्या? ये कुछ वीडियो आ रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर वायरल हो रहा है, क्या हुआ था? नहीं, मुझे एक्चुअली इस बारे में तब नहीं पता चला था क्योंकि मैं दर्शन करके वापस दिल्ली आ गई थी। मेरी एक मीटिंग थी शाम को। मुझे काफी रात में जब मैंने ट्विटर देखा तो पता चला कि एक अनोखे लाल जी हैं, वो हमारा झंडा लेके चलते हैं, उनका झंडा भाजपाइयों ने झपटा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि राम जो मर्यादा के पुरुषोत्तम है, जो न्याय का प्रतीक है, जो सत्य का प्रतीक है, जिन्होंने बहुत कीमत चुकाकर भी न्याय और सत्य का रास्ता चुना, उस राम के दरबार में इतनी असहिष्णुता कि किसी गरीब का झंडा फाड़ने लगे। अरे उलझना था तो हम लोग उससे उलझते, एक गरीब आदमी कोई झंडा लेके चल रहा है, उसको फाड़ना फूड़ना। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यही दंभ और अहंकार ईश्वर का भोज होता है और यही कुपित करता है ईश्वर को। मैं एक चीज और कहूंगी, और इसलिए कहूंगी क्योंकि शायद बचपन से पूजा होते हुए देखी, और मेरे बाबा दादी तो बहुत बड़े भक्त थे श्री राम के, और हमेशा जब भी देखा तो सुना सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हमेशा यही सुना। पूरे अयोध्या में मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे और बहुत खुशी है कि श्री राम का इतना भव्य मंदिर बना, लेकिन कहीं पर माता सीता का जिक्र ही नहीं है। सारे पोस्टरों में से जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, वो सीता ही गायब हो गई है पूरी अयोध्या से। तो कहीं पर ये देख के थोड़ा कष्ट भी हुआ। ये मैं बोले बिना नहीं जाना चाहती हूँ। ये देखकर कष्ट हुआ कि जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम नहीं लिया जाता, जिस सीता की मूर्ति को बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया भगवान राम ने, उस सीता का अस्तित्व ही नहीं है इस समय अयोध्या के उस 22 तारीख के भव्य आयोजन में। तो कहीं ना कहीं जो एक महिला, जो एक स्त्री शक्ति के स्वरूप को पूजना होता है, उससे कहीं भाजपा असहज है, ये भी देखते हुए लगा। और हिंदू धर्म तो इतना अद्भुत धर्म है और इतनी अद्भुत हमारी संस्कृति है कि यहाँ पर तो हर बार स्त्री का नाम पहले आता है, माँ के नाम से लोग जाने जाते हैं। कौशल्या नंदन, अंजनी पुत्र, राधा कृष्ण, सीताराम, मतलब आप जय जय सिया राम या जय सीताराम ऐसे ही बोलते, सीता का नाम पहले आता है। सही बात, बिल्कुल, हमेशा पहले आता है। और आप आपके रिपोर्टर्स गए होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया गया, एक पोस्टर देखिए जहां पर, और हमेशा हम लोगों ने तो बचपन से जब भी देखा तो रामचंद्र जी सीता जी को साथ में और साथ में लक्ष्मण को ही देखा। मंदिरों में भी वही तस्वीरें घरों में होती थी, आज भी वही है। तो ये देख के थोड़ा हतप्रभ हूं मैं कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों सीता के अस्तित्व को नकारा गया, क्योंकि ये भगवान राम को तो बिल्कुल कबूल नहीं होगा, उनको बिल्कुल मंजूर नहीं होगा।
बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस के लोग कह सकते हैं कि चूंकि भगवान राम का बाल रूप है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, रामलला अभी की मूर्ति अभी वहां स्थापित होगी, तो बाल रूप है, इसलिए उसमें अभी भगवान राम की चर्चा है या उनके पोस्टर बैनर है उनका। हाँ, नहीं, अगर ऐसा होता तो रामलला की तस्वीरें होती, बाल स्वरूप की तस्वीरें होती। तस्वीर धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र की है, राजा राम की तस्वीरें हैं, लेकिन उसमें सीता नहीं है, और उस सीता के बिना राम अधूरे हैं। ये भक्त समझेगा, ये हिंदू धर्म को मानने वाला अनुयायी समझेगा, ये शंकराचार्य समझेंगे, ये नए नए स्वयंभू धर्म के ठेकेदार नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, सीता और राम एक दूसरे के पूरक है। सीता बानक बनी अन्याय का अंत करने के लिए श्री राम के द्वारा, सीता का हरण हुआ और तब रावण जैसे अन्याय का वध किया राम ने। तो मुझे लगता है कि ये जो दलील है ये गलत दलील है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तस्वीरों में, पोस्टर्स में सिर्फ आपको बाल स्वरूप दिखता, आपको योद्धा राम, राजा राम दिख रहे हैं, लेकिन उनकी महारानी सीता, उनकी अर्धांगिनी सीता, उनको पूरक करने वाली सीता उसमें कहीं नहीं। आप लोग जब गई सुप्रिया, इतने कांग्रेस के लीडर्स, अविनाश पांडे, अजय राय, कोई विधायक भी और भी बहुत सारे नाम हमारे पास दिख रहे हैं, जो लोग कल गए, जिन्होंने डुबकी लगाई, दीपेंद्र हुड्डा समेत सब लोग, तो क्या वीएचपी या आरएसएस इन लोगों से जुड़े लोगों से या चंपत राय से या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से मुलाकात या आमना सामना नहीं हुआ आप लोग का? नहीं, वहां पे महंत लोगों से हम मिले, और महंत लोगों का सबका ये राय है कि बिल्कुल सर्वसम्मति से जो मंदिर बन रहा है अच्छी बात है, और उनका सबका राय है कि शंकराचार्यों को ना बुलाना गलत है। उनको लगता है कि शंकराचार्यों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन हम क्यों जाकर किसी और से मिले? मुझे थोड़ा सा और मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म की अनुयायी हूँ और बहुत धर्मभीरू भी हूँ एक लेवल पर। तो मेरा शंकराचार्यों का ना जाना मुझे अभी भी खटकता है, और शंकराचार्यों को जबरदस्ती मतलब शंकराचार्य का ये कहना कि उनको निमंत्रित ही नहीं किया निमंत्रण गया, मिले, और अगर निमंत्रण दिया जाता तो भी वो ना जाते, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। जब आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करी, तो एक तो था कि बिल्कुल हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, और उसका काम करने के लिए ये 4 शंकराचार्य होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि कहां कहां बनाए गए, तो जोशी मठ में उत्तर में, दक्षिण में श्रृंगेरी में, फिर पुरी में, ईस्ट में, पश्चिम में बनाया, यहाँ पे द्वारकाधीश को, और एक जगह के पंडित उस जगह नहीं करते हैं। जो केरला के पंडित हैं वो आकर पूजा करते हैं जोशी मठ में, जो पुरी के पंडित हैं वो जाते हैं द्वारकाधीश गुजरात, और गुजरात के आते वहां। तो कितना संस्कृति को संजोए रखने में, बचाए रखने में, देश को एकजुट रखने में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है किसी भी हिंदू का ये अपमान है कि हमारे शंकराचार्यों को निमंत्रण भी नहीं दिया गया। मतलब ये कैसे हुआ, और इसको कैसे गवर्नमेंट जस्टिफाई कर सकती है, ये अलग बात है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन फोटो फ्रेम का बनेगा, तो शायद फोटो फ्रेम में कोई और ना आए, इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन ये गलत हुआ है, और बहुत गलत हुआ है। तो दो शंकराचार्य का बयान 2 तरह का है। एक तो जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया, किया जाता तो भी नहीं जाते, और बहुत सारे ऐतराज उन्होंने जताए, जिसमें ये कि विधि विधान से नहीं हो रहा है, धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, अधूरे मंदिर का क्यों हो रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सारी बातें कही। उनसे मैंने भी एक 40 मिनट का इंटरव्यू किया है। लेकिन जो पुरी के शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य ने कहा उन्हें न्योता तो आया, लेकिन कहा गया एक आदमी के साथ आओ, तो मैं एक आदमी के साथ जाऊं, और ऐसे भी उन्होंने भी वही सब इतराज गिनाए और नहीं गए। और बाकी 2 शंकराचार्य के बारे में ये जानकारी नहीं है कि उन्हें न्योता गया या नहीं। लेकिन ये सवाल है, लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर शंकराचार्यों के साथ ये सलूक क्यों हुआ। लेकिन उसको भी, उनके खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है कि ये मोदी विरोधी शंकराचार्य हैं, ये कांग्रेस समर्थक शंकराचार्य हैं, ये कांग्रेस के एजेंडे पर काम करने वाले शंकराचार्य, उसकी भी सफाई दे रहे हैं शंकराचार्य। मैं वही उसी बात पर आ रही हूं कि धर्म में राजनीति नहीं लानी चाहिए। धर्म में या धार्मिक अनुष्ठानों का काम जिन लोगों का है उनसे कराना चाहिए, चाहे वो पूजा पाठ का काम हो,
चाहे वो विधि हो, चाहे वो जिस जिस रूप में पूजा होनी चाहिए, वो अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, वो उन लोगों पे छोड़ देना चाहिए जो धर्म के कर्म काज को करते हैं, और वो हमारे शंकराचार्य हैं, वो हमारे साधु संत समाज है। लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है कि हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि जो अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार कुछ बनाए घूम रहे हैं हिंदू धर्म का, वो हिंदू धर्म के शंकराचार्यों को ही गाली दे रहे हैं। अब शंकराचार्यों को भी हिंदू विरोधी घोषित किया जा रहा है। मतलब ये जो भक्ति है, इस भक्ति का क्या रूप है और ये भक्ति कहां आकर थमेगी मुझे नहीं पता। क्या ये अपने माँ बाप को भी गलत ठहरा देंगे? मतलब जिस हिंदू धर्म के आप स्वयंभू ठेकेदार बने, आपने वहां के शंकराचार्यों के खिलाफ लिखा, खूब खूब बोला, इनके आने की कोई जरूरत नहीं। अरे जब उनके आने की जरूरत नहीं है, जब मंदिर में अनुष्ठान सही विधि से नहीं होना चाहिए, तो फिर किस चीज की जरूरत है? मतलब कहां पर ये थमेगी अंधभक्ति? इस अंधभक्ति में क्या क्या लुटा जा रहा है, क्या क्या समाप्त हो जा रहा है, कोई समझ पा रहा है? और असलियत ये, और मैं ये छोटी सी बात कह के थोड़ा लंबा हो गया आंसर, अपनी बात खत्म कर, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। कि राम की बात करना बहुत आसान है, श्री राम का नाम लेना भी बहुत आसान है, छाती ठोक ठोक कर अपने आप को राम भक्त कहना भी बहुत आसान है। लेकिन राम क्या है? राम न्याय है। राम अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले हर वो योद्धा है जो विपत्ति के समय डट के खड़े हो जाते हैं। राम मर्यादा का नाम है। राम ने शबरी के झूठे बेर खा के क्या सिद्ध किया? कि वो असमानता नहीं मानते हैं, वो बैर नहीं करते हैं। तो राम के मूल, राम राज क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आप झूठे आंकड़े पावर्टी के दिखा दीजिए, गरीबी के, आप बेरोजगारी से लोगों को त्रस्त रखिए, आपके राज्य में आपके नेता, और दुख होता है कि वहां से बीजेपी जीत गई, आपके नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दे, ये राम राज्य है? क्या है राम राज्य? और राम राज्य की परिकल्पना क्या होनी चाहिए? कि सबके साथ न्याय हो, सबको सर्वसम्मति से साथ लेके चला जाए, सबको रोजगार मिले, विषमताएं खत्म हो, ये बैर खत्म हो। ये राम का स्वरूप है, यही राम का स्वरूप हमने, राम प्रेम की प्रतिमूर्ति है। ये कब समझेंगे लोग? आप गुस्से में आपने हनुमान दिखा दिया, गुस्से में योद्धा श्री राम दिखा दिया। श्री राम का योद्धा एक रूप है, श्री राम का एक बहुत प्रेम स्वरूप है, जिसमें वो एक ऐसे पति हैं जिन्होंने अपने पत्नी के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी। राम वो है जिनको इमामे हिंद कहा गया। राम सबके हैं। ये जो लोग बात कर रहे हैं आज राम की, ये समझते हैं राम क्या है? राम वो है जिसको कलेजा फाड़ के हनुमान ने कहा मेरे हृदय में बसते हैं श्री राम। और मां सीता, उन्होंने ये नहीं, जब हनुमान जी ने अपना कलेजा फाड़ा, और जो भी हिंदू धर्म को मानता है वो जानता है कि जब उनसे पूछा गया, उन्होंने अपना कलेजा फाड़ के दिखाया, उसमें अकेले प्रभु राम नहीं बैठे हुए थे, उनके साथ सीता बैठी हुई थी। क्यों बैठी थी? क्योंकि हमारे धर्म में एक दूसरे के पूरक है स्त्री और पुरुष, एक दंपति एक दूसरे का पूरक होता है। तो मुझे लगता है कि राम को पहले समझना जरूरी है। इसीलिए, और मैं यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस न्याय से प्रेरित है जो राम राज में निहित है। और जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे, उस दिन वाकई में राम राज इस देश में आ भी जाएगा। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी आगे आऊंगा, लेकिन जैसे आपने राम की व्याख्या की, इसमें कोई शक नहीं, जब भगवान राम का नाम लेते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोलते हैं। मर्यादा उनके साथ है, और पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम और मर्यादा वाले। और बाकी व्याख्या आपने की, हम लोगों ने भी बचपन से इसी रूप में पढ़ा, इसी रूप में जाना, इसी रूप में उनकी व्याख्या की गई। लेकिन राम का नाम राजनीतिक इस्तेमाल के तौर पर जो कुछ 90 के दशक से शुरू हुआ, उसका चरम अभी हम देख रहे हैं। और मुख्य यजमान के तौर पर अभी तक बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी उस प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन या पूजा समारोह में शामिल होंगे, लेकिन अब खबर आई कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान ट्रस्ट की एक दंपति जो अनिल मिश्रा, शायद वो उनकी पत्नी होंगे। प्रधानमंत्री चूंकि गृहस्थ नहीं है, इसलिए गृहस्थ जीवन का कोई होगा। लेकिन मैं वापस लौटता हूं इस पर कि आपने व्याख्या, नहीं, आपकी ये खबर, आप ये गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाहित हैं, उनकी पत्नी, हाँ, लेकिन सेपरेटेड है, मतलब उसमें पति पत्नी बैठते हैं उस तरह की प्राण प्रतिष्ठा में, ऐसा मैं भास्कर वेबसाइट और बाकी जगह देख रहा हूँ।
तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने यजमान बनना इसलिए ना स्वीकारा हो क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हिंदू धर्म में एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी के बगैर, अपनी अर्धांगिनी के बगैर नहीं कर सकता। और इसकी व्याख्या तो श्री राम ने कर दी। जब श्री राम को अश्वमेध का यज्ञ करना था तो उन्होंने सीता माता की सोने की मूर्ति बनाकर किया। एक रामायण का एक पुट ये भी है कि जब श्री राम ने अनुष्ठान किया लंका पर विजय प्राप्ति से पहले, और वहां पर उनको अपनी अर्धांगिनी की आवश्यकता थी, बिना उसके वो कर नहीं सकते थे। रावण प्रखंड पंडित था, वो लेकर आया मां सीता को। और रामायण का स्वरूप है कि कैसे पूजन सामग्री जब कोई बाहर होता था तो पंडित लेके आता था, तो पत्नी को वो लाए और उसके बाद वो लेकर वापस भी चले गए। तो रामायण में भी है कि बिना पत्नी के वो संभव नहीं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी शायद इसलिए यजमान ना बनना चाहते हो या ना बन रहे हो क्योंकि हमारे धर्म में अनुष्ठान इस तरह का पारंपरिक पूजा का कोई भी अनुष्ठान, कोई भी विधि विवाहित पुरुष के लिए बिना पत्नी के संभव नहीं है। और मुझे अभी मैं इस पर इसके राम के बाकी पहलू और कांग्रेस क्या किसी द्वंद्व में है उस पर भी आगे बात करने से पहले जो दैनिक भास्कर में अभी खबर है उसमें दैनिक भास्कर ने लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीनाथ दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने कहा है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है। और इन तीनों ने कहा कि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होगी और दोनों 7 दिन के का अनुष्ठान की यजमानी करेंगे, 7 दिन के। और साथ में प्राण प्रतिष्ठा में ये कहा गया इसमें कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। श्री पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर वहां रहेंगे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि भास्कर ने इस बारे में अनिल मिश्रा से बात की जिनके बारे में कहा गया कि वो यजमान होंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस तरह की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है, अभी तय होना बाकी है। तो अभी यजमान को लेकर अभी तय नहीं हुआ, या तो ये सब आनंद फानंद में कुछ हो रहा है या शंकराचार्यों के ऐतराज के बाद कुछ बदला जा रहा है या इसके पीछे क्या है गॉड नोज। जी हाँ, पर वही है, मतलब मूल कारण अगर होगा या नहीं होगा जो भी है वो यही है कि प्रधानमंत्री विवाहित हैं। बहुत समय तक तो उन्होंने अपने एफिडेविट पर नहीं लिखा, लेकिन अंततोगत्वा जब 2014 में विवाहित की बात करी तो बिना पत्नी के अनुष्ठान संभव नहीं है। और यही हमारे धर्म की खूबसूरती और खूबी भी है, यही हमारे धर्म की खूबी है कि एक औरत जब एक पति का नाम अपने मांग में सिंदूर के साथ भर लेती है तो उसकी इतनी जरूरत पड़ जाती है कि वो पूरक बन जाती है, और बिना उसके धार्मिक अनुष्ठान ही संभव नहीं है। यही तो हमारे धर्म की खूबसूरती है, यही तो हमारे धर्म में नारी सम्मान है। जब हमारे धर्म में नारी को शक्ति का स्वरूप बनाकर हम पूजते हैं तो उसमें यही है कि अगर आपने अपना नाम किसी के नाम के साथ जोड़ लिया तो बिना आपके वो धार्मिक काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में शिव और शक्ति या शक्ति का स्वरूप जो चलता है वो इसीलिए शाश्वत है क्योंकि हिंदू धर्म में गृहस्थ में भी महिला के सम्मान के बिना ये हो नहीं सकता है। अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म की चीजें हैं जो लोग महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, अपराध के खिलाफ चुप रहते हैं, उनको समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी कि भाजपा ने बहुत तरह की विभाजन किया, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, आप कैसे दिखते हैं, किसको पूजते हैं, हर तरह का। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म में भी संप्रदायों के नाम पर विभाजन कर दिया। कौन सा संप्रदाय राम मंदिर में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये अद्भुत काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। करोड़ों वर्षों की सनातन संस्कृति में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। चलिए अब जरा हम पॉलिटिकल उस पर आते हैं। सुप्रिया सिन्हा, जैसे आपने राम की व्याख्या की सब कुछ, लेकिन बीजेपी की पूरी मशीनरी, आईटी सेल, बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता सब कांग्रेस को रामद्रोही साबित करने की मुहिम में जुटे हैं कि आप रामद्रोही हैं, राम के विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और आपने इसलिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने तक से इनकार कर दिया। इस नैरेटिव का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी? चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। सुप्रिया। नहीं, मुझे लगता है कि झूठ के नैरेटिव का मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। झूठ का नैरेटिव अपने आप ध्वस्त हो जाता है क्योंकि वो एक झूठा नैरेटिव बना रहे हैं और पूरी चरण चंपकों की मंडली मीडिया की
उसको आगे आगे करके दिखाती है। और मुझे दुख होता है इस मंडली को देखकर कि कांग्रेस ने जब कहा कि हम 22 तारीख के विशुद्ध पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो लोग बड़े आहत और आक्रोशित हो गए, बड़े लोग हमें ज्ञान भी देने लगे, बड़े लोग हमें सलाह भी देने लगे, लेकिन वो उसमें से कोई भी एक व्यक्ति चारों शंकराचार्य की अनुपस्थिति से आक्रोशित और आहत नहीं हुआ। ये मैं चरण चंपकों की मंडली की बात कर रही हूं। मेरा अपना मानना है कि जो मूल मुद्दे हैं इस देश के इस समय, क्या है वो मुद्दे? वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं महंगाई, वो मुद्दे हैं आर्थिक असमानता, वो मुद्दे हैं गरीबी, वो मुद्दे हैं गुर्बत। और 10 सालों में ये सब बढ़ा है। 10 सालों में एक थाली का दाम तिगुना हो गया है। 10 सालों में बेरोजगारों की ये स्थिति है कि वो रोजगार मांगने के लिए सड़क पे आते हैं तो उससे बजाय वार्ता और संवाद करने के उसको लाठियों से ठेला जाता है। 10 सालों में ये स्थिति हो गई कि अगर एक लड़की यौन शोषण का आरोप लगाकर सामने आती है, देश की सबसे होनहार बेटियां, तो उनको देशद्रोही घोषित करके जो यौन शोषण का आरोपी है उसको अपने बगल में बिठाकर उसके संरक्षण की बात होती है। 10 साल में देश इस कगार पे आ पहुंचा कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के गुर्गे काशी में, सोच लीजिए महादेव की नगरी काशी, आईआईटी बीएचयू में आरोपी है सामूहिक बलात्कार के, और पार्टी चुप रहती है। तो 10 साल में बहुत कुछ हुआ और ये मूल मुद्दे हैं। और ये कहीं पर राम राज के भी मुद्दे हैं, अगर धर्म से भी जोड़ना चाहिए तो ये उसके भी मुद्दे हैं। लोग इन चीजों से आहत है, लोग परेशान है। आप देखिए मणिपुर में यात्रा, मणिपुर से हमने शुरू करी, अभी नागालैंड पहुंची है, यात्रा बढ़ती जाएगी आगे। आप देखिए लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को, उनके उनके जिसको कहते हैं, बिल्कुल लोग हताश है इस समय। उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। मतलब इस देश की बात कब सुनी जाएगी, आज ये बात है। और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे लिए बहुत जरूरी है, लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस देश की आवाज को उठाना और सुनना बहुत जरूरी है, और वही नैरेटिव है। मैं वहां आता हूं, लेकिन फिर एक सवाल कि सुप्रिया, ये मैंने पवन खेड़ा से भी पूछा था, लेकिन फिर पूछ रहा हूं कि कहीं न कहीं बीजेपी मीडिया की मिलीभगत से, या मीडिया जिस ढंग से कदम ताल करता है, मोदी या उनके हिसाब से देश में नैरेटिव करने की कोशिश करता है, कारपेट कवरेज जिसको कहते हैं 24/7 चालू है सारे चैनलों पर लगातार, इसके अलावा कुछ चैनलों पर दिख नहीं रहा। सारे अखबार में 3 पन्ने 4 पन्ने, यूपी के अखबार में 6 पन्ने रंगे हैं राम मंदिर और राम मंदिर की कहानियां, और कार सेवकों की कहानियां, उनकी उन पर गोली चली, उस तरह की घटनाएं, ढांचा का ढहना, उनका पराक्रम, ये सब चारों तरफ हो रहा है। अब इन सब के बीच जो कोर इशू आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, लोगों के लिए यही मुद्दे हैं और यही जरूरी मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों को इस मुद्दे के नीचे छिपाने की कोशिश, या इस राममय माहौल बनाकर ढकने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कहीं न कहीं ये चिंता कांग्रेस को रही होगी, तभी आपको लगा कि अचानक दिल्ली से बड़े नेताओं के जत्थे भी वहां पहुंचे और सरयू स्नान भी किया और जाकर रामलला के दर्शन भी किए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं असहमत हूं, इसलिए असहमत हूं क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, सारा ध्यान उधर आकर्षित है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये निपट जाएगा, या इसके दौरान, आज जब एक व्यक्ति सब्जी फल खरीदने जा रहा है, आज जब 4 महीने के चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी 9% के आसपास है, 44% से ज्यादा बेरोजगारी 20 से 25 साल की युवाओं की उम्र में है, तो जब एक माँ थाली परस कर अपने जवान बेटे को देती है जो बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसको पालने के लिए माँ बाप ने रात की एक रोटी कम खाई थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या नैरेटिव टीवी पे चलाइए, उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको जीवन यापन के साधन चाहिए। तो नैरेटिव बनाना अलग बात है। नैरेटिव तो इंडिया शाइनिंग से बड़ा तो ये नहीं बना पाए। आपको याद होगा 2003 का वो दिसंबर का महीना, हम लोग चुनाव हार गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सिर्फ दिल्ली जीते थे। और उसके बाद जो नैरेटिव था, इंडिया जबरदस्त शाइन कर रहा था, हर और प्रॉस्पेरिटी थी, उससे बड़ा नैरेटिव नहीं है इस समय। और उस नैरेटिव के बाद वो दौर, वो स्थितियां अलग थी सुप्रिया, और नहीं, आपकी नहीं स्थिति अलग अलग है, क्योंकि वो वाजपेयी का काल था जब पीक भी बीजेपी 182 था बीजेपी का, अब पीक बीजेपी का 300 पार है। तो वो लेकिन मैं, स्थितियां, हाँ। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूं, इसका कंपैरिजन मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उस दौर में भी जो नैरेटिव था वो ये था कि सब चंगा सी, सब इंडिया शाइनिंग है, बहुत बढ़िया है, हर और प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन क्योंकि धरातल पर स्थिति अलग थी तो लोगों ने वोट वैसे दिया।
इसीलिए इस बार भी कोई भी नैरेटिव ये कर ले, चाहे ये G20 का फर्जी नैरेटिव हो, चाहे ये राम मंदिर का नैरेटिव से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश हो, चाहे दिन रात मोदी चरण वंदन का नैरेटिव चले, जब वोट का वक्त आएगा तो लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि मूल मुद्दे क्या हैं। हर व्यक्ति की आस्था राम में है और उसी राम का नाम लेकर लोग पूछते हैं, राम के नाम पर तो झूठ मत बोलो और बताओ कि रोजगार कब दोगे। 2 करोड़ कहा था, 51,000 की पर्चियां बांटते हो, जो काम डाकिया करता था कभी। औरतें कहती हैं कि पकौड़ा तलने की सलाह तो दे दी जवान लड़के लड़कियों को, लेकिन पकौड़ा तला कैसे जाए, 1,000 रुपए का सिलेंडर कर दिया और आटा दही पर भी GST लगा दिया, तेल जो 90 का था वो 220 पहुंचा दिया। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों से कितना भी आप चाहिए ध्यान भटकना मुश्किल होता है। जब अच्छा, इसका काउंटर सवाल, एक काउंटर सवाल है सुप्रिया। आपने कहा कि वोट देते वक्त लोग समझते हैं, आपने सिलेंडर का जिक्र किया, आपने रोजगार का जिक्र किया, महिलाओं की नाराजगी का जिक्र किया और सब कुछ, लेकिन ये तो अभी टेस्ट हो गया जो चुनाव हुए 3 दिसंबर को नतीजे आए कि अपार बहुमत MP में, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में सरकार बन गई। तो लोगों ने तो मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को चुन लिया। तब भी ये सारे मुद्दे आप लोग चुनावी रैलियों में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रचार में यही गिना रहे थे। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, चुन लिया, लेकिन अगर आप एक साफ तौर से देखिए, हमारी डेमोक्रेसी का एक स्वरूप है और वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बैलेट सिस्टम है, एक स्वरूप है। लेकिन अगर आप ऐसे देखिए तो मूल तौर पर कांग्रेस को बीजेपी से कई लाख ज्यादा वोट मिले, तो कई लाख ज्यादा वोटर्स को ये आशंका है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, वो क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो बिल्कुल हो गया। और मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया था, मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश ने शिवराज जी के नाम पे जरूर वोट दिया होगा, जिनको इन्होंने दरकिनार कर दिया। जो कहते हैं कि अब तो मैं पोस्टर से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग, या जो कहते हैं कि कभी कभी राज्याभिषेक होते होते वनवास भी चला जाता। खैर, उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुद्दे ये हैं, और राज्य के मुद्दे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स हो सकता है हमारा वहां का नेतृत्व हो, वो फैक्टर्स हो सकता है कि हम उतनी मुस्तैदी से शायद अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, या जो हम लगातार लोगों के बीच जाके संपर्क कर रहे हैं, आप राहुल गांधी जी का स्ट्राइक रेट देखिए तेलंगाना में या कर्नाटका में, जब भारत जोड़ो यात्रा के वक्त वो गए थे, जबरदस्त स्ट्राइक रेट था। लेकिन वो चीज आज यहाँ होनी इन राज्यों में क्यों संभव है, क्यों हमें आशा है कि ऐसा होगा? क्योंकि लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं। ये जो नागालैंड और मणिपुर में ऐसे पथरीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहां नीचे उतर के आना पड़ता है, लोग घंटों खड़े हैं लाइन लगाकर। क्यों खड़े? क्योंकि उनको शायद उनका चेहरा पसंद है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई तो है जो हमें अपना समझता है। मणिपुर में आप लोगों की बात सुनिए, वो औरतें क्या कह रही है? वो कह रही है 8 महीना हो गया, मणिपुर जल रहा है, हम सबके साथ गलत हुआ है, हमारे बच्चे बच्चियां अभी भी राहत कैंप में रुके हुए हैं। कहाँ है देश का प्रधानमंत्री? 8 महीने से प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि अपने 8,000 करोड़ के विमान में चले जाए मणिपुर। ये आप सोच सकते हैं किस तरह का अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना या भागना है? ये कौन जस्टिफाई कर सकता है? ये मैं जानना चाहती हूँ। क्या इस देश का कोई और एक हिस्सा है जो जलता रहे और प्रधानमंत्री वहां ना जाए? क्योंकि मणिपुर दूर है, क्योंकि मणिपुर पूर्वोत्तर में है, आपको परवाह ही नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है। आपको लगता है ये इश्यूज नहीं बनेंगे इन सब जगहों पर? यहां पर भी बनेंगे और आगे भी बनेंगे। मैं बहुत आशान्वित हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है वो बड़ी समझदार है और जनता सबक जरूर सिखाती है। जनता ने सबक हमें भी सिखाया है पहले और इनको भी सिखाएगी। मैं मणिपुर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आता हूं। एक सवाल उसके पहले, चूंकि मामला यूपी का है, आप लोग कल डुबकी लगा के कांग्रेस नेता वहां से लौटे और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ। उसके बाद बीजेपी ने पूरी तैयारी अगले 75 दिनों तक कर रखी है कि कैसे 75 दिनों तक यूपी के जिले जिले में ऐसा माहौल बनाया जाए। अब स्थिति यह है, किसी बीच मायावती का एक कल बयान आ गया सुप्रिया, कि मायावती ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती एक फैक्टर होती अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती है। खबरें आ रही थी कि अविनाश पांडे या कुछ लोग संपर्क में थे या चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन समाजवादी पार्टी को शायद एतराज था। लेकिन अब वो रास्ता मायावती ने खुद चुन लिया और कह दिया हम अलग लड़ेंगे। तो ये भी क्या जो आने वाले समय में एक रणनीतिक तौर पर एक गठबंधन की गुंजाइश थी, वो खत्म होना गठबंधन के लिए नुकसानदेह है या नहीं? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मायावती जी पहले से भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी।
तो ये जो अटकलें लग भी रही थी और जो थोड़ी बहुत बातचीत हो भी रही होगी, जिसका हिस्सा मैं नहीं हूं और मैं ये बिल्कुल डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो स्वतंत्र है, वो राजनीतिक पार्टी की एक अध्यक्ष है, सम्मानित नेता है इस देश की, और जिस तरह के विषमताओं से वो निकल कर आई, उनके मेरे लिए उनके मन में बहुत आदर भी है। लेकिन ये उनका निर्णय होगा कि वो कैसे लड़ेंगी, किसके साथ लड़ेंगी। लेकिन ये कहना कि गठबंधन के लिए ये धक्का लगेगा, ये शायद गलत होगा, और इसलिए गलत होगा क्योंकि वो शुरू से गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं। गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, और वो आए, उनका स्वागत है, वो आती तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका ना आना हमारे लिए धक्का होगा, क्योंकि वो तो मैंने वही कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई धक्का है, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा ही नहीं थी, तो उन पर उनके, अब वो लड़ना चाहती है अलग से तो स्वतंत्र है। चलिए, यूपी पर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि यूपी पर अपने आप में एक बड़ा विषय है। हम वापस लौटते हैं और उस विषय पर, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा का आज तीसरा दिन है, नागालैंड में वो आज उनकी एंट्री हो चुकी है। मैं ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस नेताओं से पूछता था कि इस यात्रा का चुनावी हासिल क्या है। हर यात्रा या इस तरह के मूवमेंट या इस तरह के कैंपेन या मुहिम या जो भी इसको कह ले, बदलाव के लिए, सियासी बदलाव के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, जो भी, उसका कहीं न कहीं पैमाना चुनाव होता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो इस यात्रा का टेक अवे, इस यात्रा से हासिल कांग्रेस को क्या लग रहा है होने जा रहा है, जो इतनी लंबी यात्रा है? मैं दो बातें कहूंगी और ये बातें कहनी जरूरी है। हम एक राजनीतिक दल हैं और हम बिल्कुल चुनाव पे कंसंट्रेट करते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल चुनावी संबंधित होती हैं, राजनीतिक बातें होती हैं। लेकिन इस सबके बीच एक राजनीतिक दल की एक और भूमिका होती है, और वो भूमिका है कि अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, अगर कहीं असंवैधानिक चीजें हो रही हैं, अगर कहीं एक तबके के साथ गलत हो रहा है, अगर कहीं शोषित वंचितों का और शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होया जाए। कई बार राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, जिसमें मैं आप लोगों को भी इंक्लूड करती हूँ। आप बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि आप पब्लिक लाइफ का एक हिस्सा है। मीडिया का जो स्तंभ है वो पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। खैर, तो मेरा अपना मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा का हमें बहुत प्रभाव मिला। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजरी, भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजरी, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरी, जहां पर हमें पक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई। ये अलग बात है कि हम सरकार नहीं बना पाए और मेजॉरिटी मार्क से रह गए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा एक प्रभाव ये था कि लोगों को ये विश्वास है कि कोई तो है जो हमारी बात सुन रहा है। मेरे लिए मणिपुर की वो 4 या 5 महिलाएं जो राहुल गांधी जी के साथ बैठकर एक टेबल पर, अगर आप उसका विजुअल दिखा सके, उनके यूट्यूब चैनल पर आज ये वीडियो गया है, जो अपनी वेदना, अपनी कहीं ना कहीं ये अविश्वास है कि इस देश को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम उनको दे आर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हुए नहीं थकते। उनकी टो कौन ले रहा है? उनकी उनकी तकलीफों का अंदाजा कौन ले रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में कहीं पर खड़े हो जाना उनके साथ बड़ी बात है। नागालैंड, आप मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उन लोगों को लगता है कि वो उस देश का हिस्सा ही नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि हमने फलानी रेल बना दी, हमने ये कर दिया, ऐसे थोड़ी हिस्सा होता है। मणिपुर जल रहा है, मिजोरम में देखिए ना, भाजपा का वोट शेयर आधा हो गया। क्यों आधा हो गया? क्योंकि मिजोरम लोगों को लगता है कि अगर मणिपुर में गलत हो रहा है तो भारतीय जनता प्रधानमंत्री नहीं आए, उनको नहीं फर्क पड़ता है। वो विदेशी दौरे करते रहे, उनके पास 2-2 हवाई जहाज है 8-8 हजार करोड़ के, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे। क्या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो मेरा अपना मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 10 सालों से इस देश ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अन्याय झेला है। आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, कुछ ही लोगों की भलाई, बाकी की गुर्बत, गरीबी में झेला है। सामाजिक अन्याय झेला है क्योंकि शोषित वंचितों का हनन हुआ है, उनके हक का। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े हैं, जिस तरह से पिछड़े वर्ग को और पिछड़ा बनाने की कुबत हुई है, और पॉलिटिकल अन्याय जो हमने देखा है। आप 150 सांसदों को संसद से निकालकर कौन से कानून बना रहे हैं? ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कि उस सांसद को निकाल दिया। वो सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है सदन में।
तो जब आप एक सांसद को निकालते हैं तो आप 15 लाख की आवाज को चुप करते हैं। इस देश का कानून बनाते वक्त आपको देश के सदन में सांसदों की ही जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय की एक लौ जलनी चाहिए और ये बात जरूरी है करनी। तो मुझे लगता है कि लेकिन राजनीतिक जैसे दंगा राहुल अपनी गांधी, जगह। मणिपुर में राहुल गांधी की 2 दिन की यात्रा जिस दिन शुरू हुई, पहले ही दिन खबर आई, वहां से बयान आया मणिपुर के चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह का कि राहुल गांधी यहां गड़बड़ी करने आए हैं, शांति से सब कुछ चल रहा है सुचारू रूप से, उसमें व्यवधान होगा, यहाँ जो स्थितियां खराब होगी। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये अपने आप में इस देश के नाम पर कलंक है। हमारे लोकतंत्र पर ये इतना बड़ा धब्बा है कि मोदी जी इसको धो नहीं सकते हैं कि बीरेन्द्र सिंह जैसा व्यक्ति जिसका राज्य के लोगों में कोई विश्वास नहीं है, जिसके अंदर, वो अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं बीरेन्द्र सिंह से पलट के पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी तो 3 दिन पहले गए हैं ना। अभी 4 दिन पहले जो 4 लोगों की हत्याएं हुई, जो असम राइफल्स और आपकी पुलिस में झड़प होती है, जो डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट अभी भी कर्फ्यू लगता है, जो लोग हजारों की संख्या में राहत कैंप में रह रहे हैं, यह है आपकी न्याय व्यवस्था, यह है आपकी कानून व्यवस्था। भारतीय सेना के साथ आप झड़प करते हैं, यह आपकी कानून व्यवस्था। आपकी कानून व्यवस्था यह कि इंटरनेट सस्पेंड रहने दो, यहां से खबरें ही वापस ना जाए। आपकी कानून व्यवस्था यह है कि 78 दिन लग गए एक भयावह वीडियो का, और तब यहां पर बात शुरू हुई मणिपुर की, और तब आपने टोल लिया। आपको पता नहीं था, आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। जिस पुलिस से आप लोगों को प्रताड़ित कराते हैं कभी कभी, उस पुलिस ने आपको इंटेलिजेंस नहीं दी थी कि क्या हुआ। करोड़ों की भीड़ ने जो महिलाओं के साथ किया, वो राहुल गांधी जी के जाने के बाद हुआ या आपके रहते हुए वहां पर हुआ। मणिपुर इतना सुंदर प्रदेश, इतने अच्छे लोग, इतने शांति प्रिय, और बहुत अभिभूत होती हूं जब जब वहां जाती हूँ। और उनके साथ जो हुआ, और उसके बाद भी उनकी जो जिजीविषा है, उसके बाद भी जो उनका समर्पण है इस देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति जो निष्ठा है, वो अद्भुत है। और उस पर बीरेन्द्र सिंह ऐसे बयान देंगे। 4 दिन पहले हत्या हुई है मणिपुर में, वो किसी के जाने से हो रही है, आपकी नाक के नीचे हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार है जहां पे इंजन दो तरफ भाग रहा है। क्या बोला जाए इस पर? चलिए, ये तो आपका जो भी मणिपुर की स्थितियां हैं, या जो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा, उसका जवाब अपनी जगह वाजिब भी हो सकता है, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है 8 महीने से सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया देख रही है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, इसमें कोई शक नहीं कि उनका बयान भी कई महीने बाद तब आया था, 78 दिनों बाद, जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला। इसमें कोई शक नहीं कि मणिपुर में स्थिति आज भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है, और हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल अगर समझें, क्योंकि सुप्रिया, ये सारे आरोप या स्थितियां या मुद्दे, ये तब तक इस पर बात होती रहेगी और माना जाएगा कि आप सही मुद्दे उठा रहे हैं, जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए। चुनाव नतीजे आएंगे अगर, और नतीजे अगर कन्वर्ट नहीं होते उस दिशा में जो आपको लगता है कोर इशू है, तो फिर तो बात होगी। जैसे जैसे अभी राहुल गांधी 66 दिन 15 राज्य होकर गुजर रहे हैं, इसमें लगभग 350 सीटें हैं। 2019 में इनमें से सिर्फ 14 सीटें कांग्रेस जीती थी। बीजेपी ने कोई जबरदस्त कामयाबी ज्यादा राज्यों में मिली, उसका डेटा मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा का एक मकसद सद्भाव, न्याय, जागृति और इंसाफ के लिए आवाज बनना, ये सब सही है। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछता हूं कि इंडिया गठबंधन के जैसे केसी त्यागी ने एक बयान दे दिया कि ये ऐसे वक्त में साझा रैलियां होनी चाहिए थी, या इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह की कोई मुहिम होनी चाहिए। तो मैं समझना चाह रहा हूँ, इसका पॉलिटिकल आउटकम, फिर वही सवाल रिपीट लगेगा, पॉलिटिकल आउटकम के मद्देनजर इसको आप लोग कैसे देखते हो? देखिए, मैं 2 चीजें कहूंगी अजीत भाई। ये जो आपने बात कही ना कि जब तक आप जीतेंगे नहीं कोई मतलब नहीं है, मोटा लब्बो लबाब उस बात का ये था। क्योंकि हम हार गए तो ऐसा तो नहीं है कि देश में बेरोजगारी नहीं है, हम 3 राज्य हार गए। क्योंकि हम हार गए तो ऐसा तो नहीं है कि इस देश में लड़कियों का शोषण नहीं हुआ, और सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स का। क्योंकि हम हार गए तो ये नकारा तो नहीं जा सकता कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपने पद्मश्री और अपने खेल रत्न वापस कर दिए। क्योंकि हम हार गए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि महंगाई चरम सीमा पर है और अब तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी ऊपर उछाल भाग रहा है। तो क्योंकि हार गए तो मूल मुद्दे थोड़ी खत्म हो जाएंगे, और इसका ये मतलब थोड़ी कि हम मुद्दे नहीं उठाएंगे या हम कुछ करेंगे नहीं, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।
तो ये देश जो है वो एक ही व्यक्ति के मन की बात सुन के उकता चुका है, अपनी बात सुनाना चाहता है। तो क्योंकि हम हार गए तो क्या इस देश की बात भी नहीं सुनी जाएगी? और भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक पहल है, एक मुहिम है, एक कोशिश है कि लोगों की बात सुनी जाए, लोगों की बात को उन प्लेटफॉर्म्स पर, सदन पे या सड़क तक पहुंचाया जाए जिनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जिनकी आवाज ना मीडिया सुना रहा है, ना सत्तारूढ़ दल सुना रहा है, ना सरकार सुना रही है। चलिए सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातचीत हमारी होती रहेगी और जाहिर है चुनाव अब 3 महीने बाकी हैं, देखते हैं चुनावी रणनीति में कौन पार्टी क्या करती है, गठबंधन। हाँ, जाते जाते एक सवाल, चूंकि आप मीडिया टीम की अहम हिस्सा है, ये सीट शेयरिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, अब फाइनल होगा, अब फाइनल होगा, जनवरी के पहले हफ्ते में, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। अब जनवरी के 2 सप्ताह बीत गए, तीसरा सप्ताह शुरू हो गया। कुछ इसके बारे में जानकारी है कि कब तक कुछ कहानी बन जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग की चर्चाएं हो रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। सब चीज मीडिया में आनी जरूरी नहीं है और सब चीज सार्वजनिक रूप से होती नहीं है। कहीं पर भी कोई टिकट जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले अनाउंस नहीं होते हैं। चुनाव मैंने बचपन से देखा और अभी भी देखा है, टिकट वितरण जो है वो पास में होगा। हमारी लीडरशिप एक दूसरे से बात कर रही है, एक मोटी सहमति सीट्स पर बनी हुई है हर राज्य में, और जहां पर हमारा और बीजेपी का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी, दर्शकों की तरफ से भी शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।